हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स यानी अवयव की। तो चलिए शुरू करते हैं। अवयव हमारे दैनिक जीवन का ही एक हिस्सा है। आप जो मुझे देख रहे हो, जो फोटो आप देख रहे हो, वो भी एक मैट्रिक्स का प्रकार है, वो भी एक अवयव का प्रकार है। जो भी गुप्त सूचनाएं होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है, वो भी अवयव के द्वारा ही भेजी जाती है। आपने नोट किया होगा, जब आप एग्जाम देने जाते हो, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, तो आपके कमरे में जो टेबल और चेयर लगी होती है वो इस तरह से होती है। इस तरह से आपकी टेबल और चेयर लगी होती है। तो ये भी अवयव का ही एक प्रकार है। जैसे ये एक कमरा है और उसके अंदर इस तरह से तरीके से लगी हुई है। समझ में आया? अब देखते हैं। अब मान लीजिए कोई चीज है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 15 किताबें हैं और मुझे उसको व्यक्त करना है, तो 15 किताबों को मैं इस तरह से व्यक्त करूंगा। तो ये किताबों को व्यक्त करने का एक तरीका हो गया। समझ में आया? इस 15 को मैं ऐसे भी दर्शा सकता हूं, इस 15 को मैं ऐसे भी दर्शा सकता हूं। इन तीनों का एक ही मतलब है, ये अवयव को ही दर्शा रहे हैं। ये तक क्लियर हुआ? फिर इसके बाद अब मान लीजिए मेरे पास 15 किताबें और 10 पेन है, तो मैं इसे इस तरह से दर्शाऊंगा, 15 किताबें और 10 पेन। समझ में आया? जिसमें ये प्रविष्टि बताती है कि ये किताब है और ये जो है 10 जो है वो पेन है। ये क्लियर हुआ आपका अच्छे से? आपको क्या ध्यान रखना है, अवयव क्या होता है कि एक आयताकार क्रम में संख्याओं या फलनों का विन्यास। समझ में आया? एक आयताकार क्रम में, आयताकार कैसे? अब जैसे आयत ऐसा होता है, आयत ऐसा भी होता है, आयत ऐसा भी होता है, आयत ऐसा भी होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आयताकार क्रम के अंदर, आयताकार क्रम के अंदर जब हम किसी फलन को, जैसे मान लीजिए ये आपके पास 15, ये एक फलन हुआ, तो किसी भी फलन को, या अगर ये संख्या है तो एक संख्या को जब हम आयताकार क्रम विन्यास में लिखते हैं तो उसे हम अवयव कहते हैं। ये क्लियर हुआ? अवयव में क्या क्या होता है वो अब देखते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहां लिखा, एक से स्टार्ट करते हैं, जल्दी समझ आएगा। जैसे ये लिखा मैंने 15, ठीक है। अब इसमें क्या आपको दो चीजें ध्यान रखनी, एक तो होता है उधर्व और एक होता है क्षैतिज। क्षैतिज और उधर्व दो तरह के शब्द मैं यहां काम में ले रहा हूं, क्षैतिज और उधर्व। क्षैतिज और उधर्व। क्षैतिज का मतलब होता है पंक्ति और उधर्व का मतलब होता है स्तंभ। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? पंक्ति, और उधर्व का मतलब होता है स्तंभ। जब भी हम पंक्ति की बात करेंगे, जब भी हम क्षैतिज की बात करेंगे तो वो पंक्ति है, और जब भी हम उधर्व की बात करेंगे तो वो स्तंभ है। तो क्षैतिज और उधर्व की जगह अब हम क्या काम में लेंगे? पंक्ति और स्तंभ। अब पंक्ति कैसी होती है? क्षैतिज ऐसा होता है तो पंक्ति ऐसी होती है, और अगर स्तंभ की बात करें तो स्तंभ ऐसा होता है। सिंपल सी बात हुई उधर्व की। अब जैसे ये आपके पास एक अवयव है, इस अवयव में क्या क्या है? इस अवयव में तीन चीजें हैं। पहला, ये आपके पास एक पंक्ति हुई, ये आपके पास क्षैतिज हुआ, क्षैतिज उधर्व, स्तंभ, एक पंक्ति और एक स्तंभ। तो क्या इसमें एक पंक्ति और एक ही स्तंभ है? नहीं, इसमें एक से ज्यादा पंक्ति है और एक से ज्यादा स्तंभ है। कैसे? एक पंक्ति ये रही, इसे हम R1 से प्रदर्शित करेंगे, एक पंक्ति ये रही, इसे हम R2 से प्रदर्शित करेंगे, एक पंक्ति ये रही, इसे हम R3 से प्रदर्शित करेंगे। अगर हम स्तंभ की बात करें तो एक स्तंभ ये रहा, एक स्तंभ ये रहा C2, और एक स्तंभ ये रहा C3। अब अगर आप इंग्लिश में याद करते हो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए, रो का मतलब होता है पंक्ति। अब रो में कैपिटल R, अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल R, आप देख रहे हो ये R, तो R से ही हम पंक्ति को डिनोट कर रहे हैं, और इसको स्तंभ को हम बोलते हैं कॉलम, तो इसी को C से डिनोट कर रहे हैं। समझ में आया? C से इसको व्यक्त कर रहे हैं, R से उसको व्यक्त कर रहे हैं। ये समझ में आया क्लियर अच्छे से? किसी भी फलन को या किसी भी संख्या को जब हम किसी आयताकार क्रम विन्यास में रखते हैं तो वे एक अवयव की फॉर्म होता है। ये क्लियर हुआ? अभी तक हमने इसका बेसिक पढ़ा था, अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा और इसका संकेतन। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा सिंपल सी थी, क्या कि जब कभी भी संख्या को या फलन को, जब कभी संख्या को या फलन को आयताकार रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो एक अवयव को दर्शाता है।
संकेतन की बात करें तो इसका संकेतन मैंने आपको बताया था, इस तरह से दर्शाते हैं, इस तरह से भी दर्शाते हैं और इस तरह से भी दर्शाते हैं। ये क्लियर हुआ आपको अच्छे से। अब हम बात करेंगे, ये इसका संकेतन हुआ, ये इसका संकेतन हुआ। अब हम बात करेंगे अवयव के क्रम की। देखिए क्या होता है, कोई भी अवयव, आपने देखा होगा ना आपके स्कूल के अंदर, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब एग्जाम के अंदर आपकी टेबल चेयर जो लगी हुई होती है वो किसी एक क्रम में लगी होती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जैसे इस तरह से लगी होती है, अब आप देख सकते हो इसमें पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितने हैं, 3, तो यहां लिख दिया 3 गुणा 3। ये 3 गुणा 3 जो है ना, ये दर्शाता है कोटि को, इसको हम क्या बोलते हैं, कोटि। और ये बताता है पंक्तियों की संख्या गुणा किसकी संख्या, स्तंभों की संख्या। अब देखिए एक अवयव जो होता है, एक अवयव, अवयव क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया संख्या या फलन, ऐसे ये अवयव भी होता है, उसकी जगह अवयव भी हो सकता है। तो वो अवयव क्या क्या दर्शाता है वो ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा AIJ, इस तरह से मैंने इसको बनाया और ये लिखा M गुणा N। अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या क्या दर्शाता है। ये A दर्शाता है अवयव को, ये A दर्शाता है अवयव को, ये I दर्शाता है पंक्ति को, कौन से नंबर की पंक्ति है। ये J दर्शाता है स्तंभ को, ये M दर्शाता है पंक्तियों की संख्या, और ये N दर्शाता है स्तंभों की संख्या। ये क्लियर हुआ अच्छे से। अवयव, पंक्ति, स्तंभ, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये इस तरह से एक अवयव है, यहां मैंने लिखा 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 और 4, आप मुझे बता सकते हो उसमें कितने अवयव है। आपको देख के, अगर आप देख के बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं बता सकते हो तो देखो पंक्ति कितनी है, 2। कैसे, एक पंक्ति ये रही, एक पंक्ति ये रही, एक स्तंभ ये रहा, एक स्तंभ ये रहा। यहां लिखा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 क्या है, 2 ही इसमें पंक्ति है और 2 ही इसमें स्तंभ है, इसलिए 2 गुणा 2 से हमने इसको दर्शा दिया। और ये जो 1 2 3 और 4 है ना, ये चारों अवयव हैं, ये चारों क्या है, अवयव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां लिख देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं A11 पर कितना है, इस A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव कौन सा है। इस A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव कौन सा है। तो आप इसमें देख के बता सकते हो, ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, कहां पर अड़ रहा है, 1 पर, तो यहां लिख दो 1। अगर मैं आपसे कहूं पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो आप पहली पंक्ति ये रही, दूसरा स्तंभ ये रहा, कितना आया, 2, यहां लिख दो। अगर मैं आपसे कहूं दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ ये रहा, ये देखो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरी पंक्ति, कहां पर अड़ रहे हैं, 3 पर, तो ये लिख दिया 3। अगर मैं आपसे कहूं A22 यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है, तो आपको लिखना है कि वो कितना है, 4। किसमें, इस वाले अवयव में। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक समझ आ रहा होगा। ये क्लियर हुआ आपका अच्छे से, पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं, और पंक्तियों की संख्या क्या होती है, और अवयवों की संख्या क्या होती है। अब ये M और N को ध्यान रखना, ये पंक्तियों की संख्या है और ये स्तंभों की संख्या है। अब हम एक अवयव का निर्माण करेंगे जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या M गुणा N है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको M गुणा N अवयव का एक निर्माण करना है। अब किस तरह से करना है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक अवयव है A, इसमें ये एक पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर ये एक पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर ए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर ए पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, और फिर इस तरह से आखिरी पहली पंक्ति और ये वाला N स्तंभ। आप देख रहे हो इसमें बदल क्या रहा है, इसमें परिवर्तन किसमें हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है स्तंभ में, जबकि पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल क्षैतिज है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए ये इसकी दूसरी पंक्ति हुई, तो ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, फिर ये दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, इस तरह से दूसरी पंक्ति और कौन सा स्तंभ, N। अब आप देख रहे हो यहां पर इसी तरह से अगर A 3 1 होगा, A
4 1 होगा, इस तरह से, यानी कि चौथी पंक्ति पहला स्तंभ। अब आप यहां देख रहे हो इसके अंदर परिवर्तन किस में हो रहा है, पंक्तियों की संख्या में। यहां परिवर्तन किस में हो रहा था, स्तंभों की संख्या में। तो इसका जो आखिरी वाला बनेगा वो कितना बनेगा, m गुणा 1 या m1 लिख देते हैं इसको। m1, m क्या है, m दर्शाता है यहाँ पंक्तियों को, और 1 किसको दर्शा रहा है, स्तंभ को। इसी तरह से अगर आखिरी वाले स्तंभ की हम बात करें, जो लास्ट वाला बनेगा, जैसे ये a अवयव है, तो इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति यहां से आ रही है m, स्तंभ कितने, यहां से आ रहा है n। तो आप देख सकते हो कि ये जो अवयव आपका बना है, ये जो अवयव आपका बना है, इसका जो कोटि है वो m गुणा n है। ये समझ में आया आपको। इसके जो अवयव है, ये जो अवयव है, इसकी कोटि आपके पास बनी m गुणा n। आप किसी भी, अगर आपको कोटि दी हुई हो, अगर आपको कोटि दी हुई हो, तो आप अवयवों की संख्या का पता लगा सकते हो। कैसे, देखिए, मान लीजिए एक अवयव है, और उस अवयव में, जैसे ये मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, एक अवयव है जिसकी कोटि है 3 गुणा 2। क्या आप मुझे इसमें अवयव की संख्या बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। 3 दूनी कितना होता है, 6, तो इसमें इतने अवयव होंगे। समझ में आया। इसके अलावा अगर मान लीजिए, हम मान लेते हैं किसी में ना 5 गुणा 5 है, तो आप मुझे बता सकते हो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 25। इस तरह से आप कोटि से अवयवों की संख्या भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको अवयवों की संख्या दे रखी हो, तो आपको उससे अवयव बनाना भी आना चाहिए। अब वो किस तरह से बनाते हैं, देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी एक अवयव में अवयवों की संख्या 1 है, अवयवों की संख्या मैं यहां लिख देता हूं, अवयवों की संख्या, मान लीजिए 1 है अवयवों की संख्या, तो आप बता सकते हो कि उसका जो कोटि होगी या किस तरह से वो अवयव बन सकता है। तो सिंपल सा, अगर अवयव 1 है तो वो 1 गुणा 1 बन सकता है। कैसे, ये देखो, मान लीजिए वो अवयव है 2, तो ये 1 गुणा 1 हुआ। अगर मान लीजिए उसमें 2 है अवयवों की संख्या, तो क्या बन सकता है, 1 गुणा 2 भी बन सकता है और 2 गुणा 1 भी बन सकता है। इसका मतलब है एक पंक्ति और 2 स्तंभ की एक मैट्रिक्स बन सकती है, एक अवयव बन सकता है, या 2 पंक्ति 1 स्तंभ की आपके पास क्या बन सकता है, मैट्रिक्स। अब ये 1 गुणा 2 कैसी बनेगी, 1 गुणा 2 का मतलब क्या है कि एक पंक्ति होगी और 2 स्तंभ होंगे। तो ये इस तरह से हो सकता है, जैसे 1 और 2, जैसे यहां मैंने लिख लिया x और y, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2, तो ये हुआ 1 गुणा 2। यहां पर आपके पास 2 गुणा 1 है, इसका मतलब क्या है कि पंक्ति 2 है, स्तंभ 1 है, पंक्ति 2 है, स्तंभ 1 है। तो इसे हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, इसे हम इस तरह से कर देंगे, ये x और y इसी तरह से लिख देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 1 है, इसलिए ये हुआ 2 गुणा 1, ये हुआ 1 गुणा 2। अगर मान लीजिए मैं आप बोल दूं कि आपके पास 15 है अवयवों की संख्या, अब आप बताओ कितना हो सकता है। तो 15 है, सिंपल सा, क्या क्या बन सकता है, 1 गुणा 15 बन सकता है, एक पंक्ति 15 स्तंभ बन सकते हैं, या क्या बन सकता है, 15 में जिसका भाग जाता है आप वो सब लिख दो। 15 में 1 का जाता है, 2 का नहीं जाता है, 3 का जाता है, तो 3 गुणा 5 बन सकता है और 5 गुणा 3 बन सकता है। 1 गुणा 15 बन सकता है, तो 15 गुणा 1 बन सकता है। इसके अलावा कुछ बनेगा क्या, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। कैसे, देखिए, एक पंक्ति और 15 स्तंभ हो सकते हैं, ऐसे, ये एक पंक्ति और ऐसे 15 स्तंभ, 1 2 3 4, इस तरह से 15 स्तंभ। अगर एक इस तरह से बन सकता है, 3 पंक्ति और 5 स्तंभ, 1 2 3 पंक्ति और 5 स्तंभ, तब भी 15 भी होंगे। 5 पंक्ति और 3 स्तंभ, ये 5 हो सकते हैं, और यहां पर स्तंभ कितने होंगे, सिर्फ 3। ये समझ में आया। या 15 पंक्तियां और 1 स्तंभ, या ये जो है लाइन, ये 15 होंगी और स्तंभ सिर्फ 1 होगा। तो इस तरह से जब हमें अवयव पता हो, जब हमें अवयव की संख्या पता हो, तो आप क्या बना सकते हो, तो आप एक पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हो, संभव अवयव बना सकते हो। अब हम बात करेंगे अवयव के प्रकार की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से देखिएगा और एंड तक बने रहिए। चलिए बात करते हैं अवयव के प्रकार की। अवयव के हमारे पास टोटल 7 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला है पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव, शून्य अवयव, विकर्ण अवयव, इकाई अवयव और अदिश अवयव। हर एक को अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहला वाला है आपका पंक्ति अवयव। आपका पहला है पंक्ति अवयव।
पंक्ति अवयव क्या होता है? बड़ा सिंपल सा, जिसमें एक पंक्ति होती है उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। केवल एक पंक्ति हो, सिंपल सी बात। क्या इसे एग्जाम्पल से बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं एग्जाम्पल से। कैसे बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा, इसके उदाहरण के लिए लिखा, मान लीजिए ए, देखिए मैट्रिक्स जो होती है ना अवयव, उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं, ध्यान रखना, बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी मैट्रिक्स के बीच में कॉमा नहीं आता, कभी भी अवयवों के बीच में कॉमा नहीं आता। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है ना, या लिखा हुआ है ए बी सी, तो इनके बीच में कॉमा नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं आपके पास अवयव की। पंक्ति अवयव का एक एग्जांपल क्या हो गया? जैसे 1 2 3 4, आप कुछ भी लिखते रहो आगे तक, पंक्ति एक ही होनी चाहिए, यानी क्षैतिज रेखा एक ही बननी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं बननी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि वो एक पंक्ति अवयव हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें स्तंभ अवयव की, तो सिंपल सा, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए? स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए? स्तंभों की संख्या होनी चाहिए केवल एक। ये क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम बात करें, इसका एग्जांपल देखिए क्या, ये देखिए इसका एग्जांपल लिखा हमने 1 2 3 4, आप देख सकते हो इसमें स्तंभ कितना बन रहा है? एक। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये एक स्तंभ अवयव हुआ। फिर हम बात करते हैं वर्ग अवयव की। वर्ग अवयव क्या कहता है? क्या आपने कभी वर्ग देखा है? कैसा होता है? जिसकी लंबाई भी और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होती है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, उस अवयव को हम बोलते हैं वर्ग अवयव बोलते हैं। तो देखिए वर्ग अवयव क्या है आपके पास? जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो किसके? स्तंभों की संख्या के। अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर बराबर है तो बड़ा सिंपल सा है कि वो क्या है? एक वर्ग अवयव। एग्जाम्पल कैसे देखें? एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 1 2 3 4। अच्छा, ये भी एक वर्ग अवयव है। कैसे? क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। अगर ऐसा भी है तो ऐसा भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप देख सकते हो 3 गुणा 3 है। इसी तरह 4 गुणा 4। तो आप क्या बोल सकते हो कि m और n जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर m और n बराबर है तो इसका मतलब वो क्या है? एक वर्ग अवयव। अब हम बात करते हैं शून्य अवयव की। कौन सा अवयव? शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या कहता है? शून्य अवयव नाम से ही पता पड़ रहा है, जिसके सभी अवयव शून्य हो वो एक शून्य अवयव होता है। जिस अवयव के सभी अवयव शून्य हो वो एक शून्य अवयव कहलाता है। अब शून्य अवयव को प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसे ऐसे लिखाते हैं, ओ का मतलब होता है खाली, होता है ना, तो इसलिए शून्य का मतलब होता है खाली। इस तरह से इसे दर्शाते हैं। आप बता सकते हो मुझे इसका ऑर्डर क्या होता है, यानी इसकी कोटि क्या होती है? तो इसकी कोटि कुछ भी हो सकती है। ये ऐसा भी बन सकता है, 1 इंटू 1 में बन सकता है 0, क्योंकि अवयव तो 0 ही होगा। ये ऐसा भी बन सकता है 0 0, ये ऐसा भी बन सकता है 0 0 0, या ऐसा भी बन सकता है 0 0 0, ये ऐसा भी बन सकता है 0 0 0 0। ध्यान रखना, तीन आपके पास अवयव कभी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इस तरह से बनाया, इस तरह से कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं विकर्ण अवयव की। विकर्ण अवयव क्या होता है? बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। विकर्ण अवयव क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, विकर्ण। और विकर्ण किसमें होगा? जो एक वर्ग अवयव होगा। सिंपल सी बात है ना। विकर्ण किसमें बनता है? जिसमें वर्ग होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं, ये मैंने बनाया, ठीक है, आप देख सकते हो ये विकर्ण होता है। क्लियर है? अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? वैसे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर इसकी पोजीशन जो होती है ना, वो क्या होती है? आप यहां पर के अगर अवयव की बात करें तो A11, A22, A33, आप देख सकते हो I और J का, I और J यानी कि ये 1 1, ये क्या है? बराबर। तो ये इसका मेन डायगोनल होता है। तो इसका विकर्ण तो ये भी होता है, लेकिन आप इसका अगर अवयवों की बात करो तो ये अवयव होता है A31। तो देखो ये बराबर नहीं, A13, ये देखो बराबर नहीं, ठीक है।
समझ में आया? ये तो बराबर होगा लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं होगा क्योंकि ये A31 होगा। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, तो विकर्ण अवयव क्या होता है? जिसमें उस विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 हो, बाकी सभी अवयव 0 हो, उस अवयव को हम बोलते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? वह अवयव जिसके सभी अवयव 0 हो, केवल विकर्ण को छोड़कर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं ये वाला, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 1.1 2 3 और बाकी अवयव जो है वो कितने हो गए? 0। ठीक है, अब ये इस तरह से भी हो सकता है, 2 गुणा 2 की टर्म में भी हो सकता है, जैसे ये 1 2 और ये दोनों 0। समझ में आ रहा है? इस तरह होता है विकर्ण अवयव। क्लियर हुआ अच्छे से? अब हम बात करेंगे इकाई अवयव की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इकाई अवयव या तत्समक अवयव। ये बहुत ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है। इकाई अवयव एक कौन सा अवयव होता है? वर्ग अवयव होता है। इकाई अवयव के जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो हमेशा 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट हमेशा 0। ठीक है, पंक्तियों की संख्या, अगर मैंने कहा कि वो एक वर्ग अवयव है तो उसकी पंक्तियों की संख्या और उसके स्तंभों की संख्या वो हमेशा बराबर होगी। अब ये कैसा कैसा बन सकता है ये देखते हैं। इकाई अवयव की बात कर रहा हूं, देखिए ऐसा हो सकता है ये। ठीक है, 1 गुणा 1 में ऐसा हो सकता है, 1 गुणा 2 नहीं हो सकता। क्यों? पंक्तियों की स्तंभों की संख्या अलग अलग हो गई। तो दूसरा कौन सा होगा? 2 गुणा 2। फिर कौन सा होगा? 3 गुणा 3। इस तरह से ही हो सकता है। 2 गुणा 2 में बात करें तो ये वाला जो आपके पास ये वाला विकर्ण है ये हमेशा 1 1 होगा, बाकी सारे 0। 3 गुणा 3 की बात करें तो जो मेन आपका विकर्ण है वो कितना होगा? 1 1 1 और बाकी सारे होंगे 0। अब इसे याद कैसे करें? देखो, इसको इस तरह से याद करना है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये डायगोनल है, ये विकर्ण है। अब आप देख सकते हो जब भी I और J बराबर होगा, जब I और J बराबर होगा तो आपको हमेशा क्या लिखना है? 1। देखो ये I और J बराबर है ना? ये देखो I, ये देखो J बराबर हुआ। A 2 2 इसमें भी I और J बराबर है। A 3 3 इसमें भी I और J बराबर है। और बाकी जितने भी अवयव है वो सारे 0। तो आप क्या लिख सकते हो कि जब I और J बराबर नहीं है तो उस जगह कितना आएगा? 0। ये क्लियर हुआ अच्छे से? इसे हम बोलते हैं इकाई अवयव और इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पे लिखा गया ना I2 या लिखा गया I3 तो इसका मतलब है कि ये एक इकाई अवयव है जिसकी कोटि 2 गुणा 2 है। अब ऐसा पूरा लिखा हुआ नहीं आता है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि ये एक इकाई अवयव है और आपको पता होना चाहिए इकाई अवयव क्या होता है, जिसकी कोटि 2 गुणा 2 है। और ये क्या है? एक इकाई अवयव है जिसकी कोटि 3 गुणा 3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो है ये और इसका मतलब है ये। क्लियर हुआ अच्छे से? अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव और विकर्ण अवयव दोनों आपस में भाई भाई हैं। अदिश अवयव और विकर्ण अवयव आपस में भाई भाई। अब भाई कैसे हुए? अदिश अवयव कहता है कि इसका जो ये वाला विकर्ण है ना, वही सेम A11 A22 A33, ये हमेशा कोई ना कोई एक राशि होगा। जैसे मान लीजिए तीनों पे मैं लिख देता हूं K और बाकी सारे अवयव 0। समझ में आया? बड़ा सिंपल सा था। क्या कहता है कि जब I और J बराबर है तो आपको क्या लिखना है? कोई भी एक कांस्टेंट, कोई भी एक अचर रख दो और इसकी जगह क्या हो जाएगा? I और J बराबर नहीं है तो कितना हो जाएगा? 0। हो गया सॉल्व? बड़ा इजी सा कंसेप्ट था। ये हमारे पास थे अवयव के प्रकार। अब हम बात करेंगे समान अवयव की और फिर करेंगे कुछ क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है पहला वाला एक्स वाई जेड ए और बी सी, इसका जो कोटि है वो कितनी है? 3 गुणा 2 और इसकी कोटि कितनी है? 3 गुणा 2। पंक्तियों की संख्या 3 1 2 3, स्तंभों की संख्या 2 आपको दिख रहा है 2। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो है आपस में बराबर है। और यहां पर जो x का मान होगा वो -1.5, y का मान 0, z का मान 2, a का मान √6, b का मान 3 और c का मान 2। ये इसका आंसर हो। समझ में आया पहला वाला? अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
यहां इसने आपको दिया है, अब देखो इसकी कोटि देखो, इसकी कोटि क्या है 3 गुणा 3, इसकी कोटि क्या है 3 गुणा 3, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये जो है आपके बराबर हैं। अब बराबर हैं तो आपको इनके मान ज्ञात करने हैं। कौन कौन से? x का मान ज्ञात करना है, z का करना है, y का करना है, a का करना है, b का करना है। तो क्या करेंगे, अब संगत अवयव अगर बराबर हैं, संगत अवयव अगर बराबर हैं तो आप देख सकते हो यहां पर अगर x प्लस 3 है और वहां पर 0, क्योंकि ये तो बराबर है, संगत अवयव बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि x का मान कितना आ गया -3। समझ में आया? देखो अब आप बोलोगे कि बोले सर ये कैसे रखा भाई, -3 इस x की जगह रख के देखो कितना आ रहा है 0। अब यहां पर 0 आ रहा है तो यहां पर भी क्या आ रहा है 0। समझ में आ गया? बड़ा सिंपल सा है। दूसरा वाला देखते हैं, z प्लस 4 बराबर कितना दिया है 6, तो z बराबर 6 में से 4 गया तो 2, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से ये कितना दिया हुआ है 2y - 7 बराबर 3y - 2। समझ में आया? इस 2y को इधर फेंक देते हैं, इसको इधर फेंक देते हैं, तो ये -7 प्लस 2 और 3y - 2y, 3 में से 2 गया तो ये बच गया y, और 7 में से 2 गया तो बच गया -5, तो y का मान कितना आया -5। अब हम बात करें इसकी, ये तो हो गए, अब हम बात करें इसकी a - 1 बराबर कितना है -3, तो a बराबर -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा -2, आ गया आंसर। इसके बाद हम बात करें यहां पर c की, तो देखो 2c प्लस 2 बराबर 0, तो 2c बराबर -2, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक बार c का मान -1 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट b - 3 आपको कितना दिया हुआ है, b - 3 बराबर 2b प्लस 4, तो इस b को इधर फेंक देते हैं, इस 4 को इधर फेंक देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 को इधर फेंक दोगे तो ये तो जाएगा 7, और b 2b में से 1 भी गया तो बच गया b, तो b का मान कितना आ गया आपका, b का मान आपके पास आ जाएगा -7, ये आ गया। इस तरह से आपके पास सारे मान निकल गए, हमारा काम भी हो गया, वैल्यू भी निकल गई, क्लियर हुआ। तो इन वैल्यूज के लिए, इन मानों के लिए ये दोनों आपस में क्या है, समान है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। अब किसी भी बोर्ड में हो, बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, 1 नंबर में अधिकतर पूछा जाता है कि एबीसीडी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए एक मैट्रिक्स, एक अवयव दूसरे अवयव के बराबर है। बड़ा सिंपल सा है, क्या करना है देखिए, थर्ड वाला जो पार्ट है इसका, 2a प्लस b बराबर 4 दिया है, चलो और क्या दिया है, a - 2b बराबर -3, ये भी दे रखा है। अब मेरे भाइयों देखो, इसमें भी एक a भी है, इसमें भी a भी है, तो क्यों ना इन दोनों को ही सॉल्व कर लें, इन दोनों को ही हल कर लें। पर हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक को बराबर करना पड़ेगा। अब आपके पास 3 मेथड थे जो आपने 10वीं कक्षा में सीखे, आप चाहो तो वो अप्लाई कर लो। अब इसमें मैंने क्या किया, मान लीजिए मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला तो आ गया 2a प्लस b बराबर 4, और नीचे वाला आ गया 2a, और एक काम करते हैं ना, b बराबर हो जाएगा अगर ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दिया तो ऊपर वाले को 2 से किया तो 4a प्लस 2b बराबर 4 दूनी 8, यहां पर आपके पास आ गया a - 2b बराबर -3, ये कट गया, और जोड़ने पर कटा है, ध्यान रखना मैंने जोड़ा है। जब भी हम घटाते हैं ना तो साइन चेंज होता है, जबकि जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। ये आपस में कट गया, तो 4 1 और a हो गया 5, और 8 में से 3 गया तो बच गया 5, 5 से कट गया 5, a बराबर 1 आ गया। चलो दूसरा देखें, दूसरा देखते हैं। a, अब इसने क्या कहा, अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली, a की। a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी। a का मान इसमें रख देते हैं, तो 1 - 2b बराबर -3, इस 2b को इधर फेंक देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1 + 3 बराबर 4, 2b, ये हो जाएगा 4 बराबर 2b, और b का मान आ जाएगा 2। b का मान कितना आ गया 2। आगे चले, अब देखो ये कितना दिया है, 5c - d बराबर 11, और 4c प्लस 3d बराबर 24। इसको 3 से गुणा करते हैं क्योंकि d कट जाएगा, इसको 3 से किया तो 5 तिया तो हो गया 15, c माइनस 3d बराबर 11 तिया होता है 33, और नीचे आपके पास आ गया 4c प्लस 3d बराबर 24, कर दो माइनस, माइनस का जोड़ दो, तो 15 और 4 तो कितना हो गया 19c, इसको जोड़ दो, 4 और 3 7, 3 और 2 5,
19 दूनी 38, 19 दिया 57, सी का मान आ गया 3। सी का मान रख दो किसी भी एक में, किसका आ जाएगा, डी का आ जाएगा। तो सी का मान इसमें रख देते हैं, तो 4 गुणा 3 प्लस 3 डी बराबर 24। 4 दिया 12, 12 को इधर फेंकोगे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 12, 3 से कट जाएगा 12, 3 चौक 12 और डी का मान आ गया 4। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेकर। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो आपको देना ही है। क्लियर हुआ? तो यहां तक ले इतना ही। चलिए इजाजत लेते हैं आप।